डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में। मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले बात कर रहे थे आधारभूत तत्वों के बारे में, यानी कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है। इसमें हम जो आंतरिक लक्षण हैं, जिनकी समानता, उसके बारे में बात कर चुके हैं इससे पहले के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे बाह्य शारीरिक लक्षणों के बारे में, यानी कि बाहरी कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि मानव के जो आंतरिक गुण हैं, जिनकी जो समानता है, इसके अलावा ग्रंथि रस के जो प्रभाव हैं, उसके आधार पर शरीर की जो बनावट होती है, मुख की जो आकृति होती है, नासिका, बालों की जो बनावट होती है, उसमें अंतर आता है। यानी हर किसी में जो जीन फैक्टर होता है वो अलग अलग होता है, जो कि मनुष्य के शारीरिक लक्षणों को प्रभावित करता है। तो प्रत्येक जो प्रजाति होती है उसमें विशिष्टता और विभिन्नता देखने को मिलती है। बाह्य लक्षणों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं शरीर के कद के बारे में, यानी शरीर की लंबाई। जो मनुष्य के शरीर है उसके कद पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जलवायु का, जो वंशानुगत गुण मनुष्य में ट्रांसफ़र होते हैं उनका, अवस्था, स्वास्थ्य और भोजन, ये सभी कारक जो है वो मानव शरीर की लंबाई को प्रभावित करते हैं। अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो मानव शरीर की जो लंबाई है वो 142 से 181 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। ये एक जनरल लंबाई है। अगर हम पुरुषों के कद की बात करते हैं, यानी पुरुषों की लंबाई की बात करते हैं, तो पुरुषों की लंबाई 130 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में, और महिलाओं की लंबाई 120 से लेकर के 187 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यानी ये सामान्य लंबाई है। इससे अगर कम होगी और इससे अगर ज़्यादा होगी तो उन दोनों में ही जो है वो कम होने पर बौना और ज़्यादा होने पर जो लंबा है, अत्यधिक लंबा, उसकी संज्ञा दी जाती है। मानव शरीर की जो औसत लंबाई मानी गई है वो मानी गई है 165 सेंटीमीटर, यानी औसत रूप से मनुष्य के अंदर 165 सेंटीमीटर लंबाई मानी गई है। मानव शरीर को कद के आधार पर हेडन नामक महोदय हैं, उन्होंने बांटने का प्रयत्न किया है। मुख्य रूप से उन्होंने जो है वो 4 भागों में इसको बांटा है। सबसे पहले आता है, बात करते हैं हम बहुत छोटा या नाटा कद, जिसे हम बोलते हैं बौना। इसकी जो लंबाई मानी गई है वो मानी गई है 148 से 158 सेंटीमीटर, यानी इतनी लंबाई जिसके अंदर होगी वो बौने या नाटे कद की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के लोग जो हैं मुख्य रूप से अफ्रीका के जो पिग्मी जनजाति है उसको इसके अंतर शामिल करते हैं। इसके अलावा पूर्वी एशियाई, चीनी, जापानी बेद्दा, सकाई लैप्स, पेरू निवासी और दक्षिण भारतीय लोग जो हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो हमारा कद है वो है मध्यम कद, जिसका जो ऊंचाई मानी गई है वो है 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर तक। इस कद के लोग मुख्य रूप से मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा, न्यू गिनी के जो रूसी और किर्गिज़ लोग हैं वो इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तीसरा जो कद है वो है लंबा कद, जो है 169 सेंटीमीटर से 172 के बीच में। इसमें मुख्य रूप से आते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग, मलेशियन, हॉन्टेटॉट्स, ऑस्ट्रेलियाई जनजाति के लोग और द्रविड़ लोग, जो कि भारत के दक्षिणी भागों में मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक अन्य चौथा प्रकार और आ जाता है इसमें, वो है बहुत ज़्यादा लंबा कद। बहुत ज़्यादा जो लंबा कद है
वो 173 सेंटीमीटर से भी ऊपर माना गया है। इसमें मुख्य रूप से आते हैं अल्पाइन क्षेत्र के लोग, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा स्कॉटलैंड के निवासी। तो इस तरीके से कद के आधार पर मनुष्य को प्रमुख रूप से 4 कद वाले लोगों में डिवाइड किया गया, मतलब कद के आधार पर 4 प्रकार की प्रजातियां बताई गई हैं। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो है सिर का आधार या कपाल सूचकांक, हम जिसे बोलते हैं। सर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि कुछ लोगों के सर लंबे होते हैं, कुछ लोगों के सर छोटे होते हैं, कुछ लोगों के सिर सकरे होते हैं और चौड़े भी होते हैं। तो इस तरीके से मनुष्य की जो सर की बनावट होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। सामान्य तौर पे अगर हम शिरस्य सूचकांक होता है जो सिर के आधार पर निकाला जाता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसका सूत्र होता है निकालने का, शिरस्य सूचकांक बराबर सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100। ये इसका सूत्र है। इसके माध्यम से जो शिरस्य सूचकांक है वो निकाला जाता है। जब हम किसी भी सूत्र में, मतलब इस सूत्र के अंतर्गत किसी भी लंबाई को रखते हैं, जैसे सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई गुणा 100, तो उसके बाद में जो है वो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आता है, फिर हम उसको इंडेक्स में देखते हैं कि हमारा सूचकांक क्या आ रहा है। उसके आधार पर हम उस सर को उस श्रेणी में रखते हैं कि लंबा सर है, कि छोटा सिर है, कि मध्यम सिर है। जैसे कि अगर सूचकांक हमारा 75 से कम आता है तो इसका मतलब है लंबा सर। अगर सूचकांक 75 से 80 के बीच आता है तो उसे मझला या मध्यम सर कहते हैं। अगर सूचकांक 80 से अधिक होता है तो सिर जो है वो छोटा या चौड़ा होता है। तो इस तरीके से सिर के सूचकांक के आधार पर 3 प्रकार की प्रजातियां हो गई, जो कि क्रोबर नामक महोदय ने अपना वर्गीकरण इसी आधार पर किया है। उसमें पहली आती है लंबे सिर वाली। इसमें हम शामिल करते हैं मलेशियन, नीग्रो, एस्किमो, नीग्रोइड, अमेरिकी इंडियन, उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के निवासी, पूरा द्रविड़ लोग। सेकंड नंबर पर जो 75 से 80 वाला है वो है मध्यम सिर वाले। इसमें आते हैं बुशमैन जनजाति, हॉन्टेटॉर्स, भूमध्य सागरीय नार्डिक और उत्तरी अमरिंड। तीसरा जो है वो है 80 सूचकांक। इसके अंतर्गत आते हैं छोटे सिर वाले, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं आल्पस, कारपेथियन, तुर्क, तुंगुस, मंगोल जनजाति के लोग। तो इस तरीके से सर की बनावट या कपाल सूचकांक के आधार भी प्रजातियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम तीसरा जो शारीरिक लक्षण है, जो हमारा बाह्य लक्षण है, वो है चमड़ी का रंग, यानी कि हमारी स्किन का कलर कैसा होता है। जैसे कि जो जलवायु होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वो स्किन के कलर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे मनुष्य की जो त्वचा होती है उसमें मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम अधिक होने के कारण चमड़ी का जो रंग होता है वो काला, पीला या लाल हो सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवों की यानी ठंडे क्षेत्रों की ओर जाते हैं, गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर, तो ठंडे क्षेत्रों में जाते जाते चमड़ी का जो रंग होता है वो भी सफ़ेद होता जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी चमड़ी का रंग है उसके आधार पर विश्व की प्रजातियों को 3 मोटे भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहली आती है श्वेत रंग वाली प्रजाति, जिसमें आती है कॉकेशॉइड प्रजाति। दूसरी आती है पीले रंग या पीत रंग वाली प्रजाति, मंगोलॉइड प्रजाति। और तीसरी श्याम रंग यानी काले रंग वाली प्रजाति जो होती है नीग्रोइड प्रजाति। इसमें भी जो क्रोबर महोदय हैं उन्होंने त्वचा के रंग को प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माना और उसके बारे में कहा कि त्वचा का रंग प्रजातियों के वर्गीकरण में एक आकर्षक लक्षण है, लेकिन इस आधार पर श्रेष्ठता का दावा करना अनुचित है। यानी हम पूर्ण रूप से जो हमारा वर्गीकरण है उसको उचित नहीं ठहरा सकते हैं त्वचा के आधार पर, क्योंकि जो त्वचा होती है उसका जो कलर होता है वो मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। त्वचा के रंग या चमड़ी के रंग के बाद हम बात करते हैं मुख की आकृति, यानी फेस की शेप कैसी है। मुख की जो चौड़ाई होती है वो गालों की जो हड्डियां होती हैं उसके विपरीत अंशों के मध्य अधिकतम दूरी होती है, यानी जो गालों के मध्य की हड्डियां हैं उसके बीच की चौड़ाई को हम देखते हैं। जबकि उसकी लंबाई जो होती है, यानी लंबाई की बात करें तो ऊपरी जबड़े पर इसकी केंद्र रेखा में निचले अंश तक नापी जाती है।
ये नाप जो होती है वो एक दूसरे के संबंधों की दृष्टि से व्यक्त किए जाते हैं, इन्हें हम मुख संबंधी चिन्ह कहते हैं। अगर हम मुख संबंधी चिन्हों की बात करें तो इस आधार पर भी जो मनुष्य की प्रजाति हैं उन्हें निम्न भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हैं चौड़े मुख वाले, ये होते हैं 85 से नीचे। दूसरे हैं मध्यम मुख वाले, ये होते हैं 85 से 98 तक। और तीसरे आते हैं लंबे मुख वाले, जो होते हैं लगभग 98 जो है उसकी चौड़ाई मानी गई है। तो इस तरीके से प्रजातियों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ये किस आधार पर निकाला जाता है? मुख की चौड़ाई लंबाई, गाल की हड्डियों की आकृति और जबड़े की आकृति के आधार पर। इसके बाद में जो अगला बाह्य लक्षण है वो आता है बालों की बनावट। यानी हर प्रजाति के बाल जो होते हैं, नॉर्मली भी हम देखते हैं लोगों के बाल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। किसी के सीधे बाल होते हैं, किसी के घुंघरालू बाल होते हैं। तो बालों के आधार पर भी जो है वो प्रजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो जो बाल होते हैं, जो बालों की बनावट है वो जलवायु और भोजन का इस पर कम प्रभाव पड़ता है, जबकि ये वंशानुक्रम के द्वारा ज़्यादा निर्धारित होती है। यानी बालों पर जलवायु और भोजन का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, ये वंशानुगत रूप से मनुष्य में ट्रांसफ़र होती है। तो इसके आधार पर भी जो प्रजातियां हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी गई हैं। और इसके अलावा वैसे अगर हम मुख्य तो 3 हैं, उसके अलावा 2 अन्य प्रकार और इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले आते हैं सीधे बाल। सीधे बाल वो होते हैं जो बिल्कुल सीधे, मोटे, कड़े और लंबे होते हैं। इस तरह के बाल इसमें हम शामिल करते हैं। मुख्य रूप से जो मंगोलॉइड प्रजाति है वो उनके बाल सीधे होते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, नंबर 1 पे सीधे बाल दे रखे हैं, इन्हें बोलते हैं लियोट्रिकी। ये मुख्य रूप से एशियाई पीली चमड़ी वाले चीनी, अमेजन बेसिन के अमेरिकी भारतीय समूह और पूर्वी द्वीप समूह के जो निवासी हैं उनके बाल जो होते हैं वो सीधे बालों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं चिकने तरंग में और घुंघराले बाल। ये जो बाल होते हैं वो मुलायम होते हैं और बहुत ही पतले होते हैं और बहुत ही कोमल होते हैं। ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के लोगों में। तीसरे जो बाल आते हैं वो आते हैं ऊन जैसे काले बाल, जो कि उलझे और घने होते हैं। ये आते हैं मुख्य रूप से नीग्रोटस, पेपुआन, मलेशियन लोगों के ये बाल होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं इस तरह से। जैसे चित्र में नंबर 1 दे रखा है सीधे बाल जो होते हैं, दूसरे दे रखे हैं तने हुए बाल जो चिकने बालों के अंदर आते हैं, तीसरे विस्तृत उर्मिल, यानी ये चौड़े चौड़े, इनमें क्या होते हैं चौड़े चौड़े घुंघरालापन आता है। फिर आते हैं लहरदार बाल, इनमें लहर होती है। संकीर्ण उर्मिल, यानी ये बाल जो बहुत ही थोड़े और ज़्यादा घुंघरालेपन में आते हैं। कुंचित का मतलब पूरी तरीके से जो घुंघराले होते हैं। छल्लेदार बाल, जिनमें छल्ले होते हैं। संकुलित बाल, यानी बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा छल्ले, फ्रिजी बाल जो होते हैं। घने संकुलित, अवध संकुलित और गुच्छित बाल। तो यानी इस तरीके से सीधे बालों से लेके घुंघराले बालों तक जो श्रेणी होती हैं बालों की वो धीरे धीरे चेंज होती जाती हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप के लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों के बाल ज़्यादातर कैसे होते हैं? घुंघराले होते हैं। इसके बाद जो वर्गीकरण का अगला आधार है वो है नासिका सूचकांक या नाक का आकार। नाक जो होती है उसके जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है उसको हम नासा सूचकांक कहते हैं। इसका भी निकालने का एक सूत्र है, नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई गुणा 100। इसमें अगर सूचकांक 70 से कम होता है तो उसे हम पतली नाक के अंदर शामिल करते हैं, और अगर 70 से 85 के मध्य होता है तो उसे हम मध्यम नाक मानते हैं, और 85 से ऊपर होता है सूचकांक तो उसे हम अधिक चौड़ी नाक मानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले 55 से कम की, तो वो हो जाती है बहुत ज़्यादा पतली नाक। 55 से 70 होती है पतली नाक, 70 से 85 होती है मध्यम नाक, 85 से 100 होती है चौड़ी नाक, और 100 से अधिक होती है बहुत चौड़ी नाक। तो जो सकरी और पतली नाक है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में मिलती है। दूसरी जो होती है मध्यम नाक वो पॉलिनेशियन, साइबेरिया के निवासी, कुछ अमेरिकी भारतीय और पीत वर्ण की प्रजातियों में मिलती है। और जो चपटी चौड़ी नाक होती है वो मुख्य रूप से अर्धशुष्क मरुभूमि यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में, प्रशांत महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उनमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है।
इसके बाद में जो बाह्य बनावट का प्रमुख आधार है वो है आँखों का रंग और उसकी बनावट, यानी आँखें कैसी होती हैं। तो आँख भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अगर हम आँखों की पुतली की बात करें तो सामान्य रूप से उसका रंग होता है काला, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नीली भी होती हैं, हरी भी होती हैं और भूरी भी होती हैं और थोड़ा कंजापन लिए हुए भी होती हैं। हर किसी की आँखों की जो बनावट होती है उसमें अंतर होता है। कुछ आँख तो बादाम जैसी होती हैं, तिरछी, उनकी जो फटान होती है वो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में होती है। ऐसी जो बादामी आँखें होती हैं वो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया तथा भारत के लोगों में पाई जाती है। जबकि जो चीनी, जापानी और मंगोल लोग हैं उनकी फटान तिरछी होती है तथा ऊपरी भाग में खाल का मोड़ पड़ा होता है, जो कि आंतरिक कोण को छिपा लेता है तथा जो गालों तक फैला रहता है। इसी तरीके से जो मंगोलियन प्रकार के लोग होते हैं उनकी आँखें जो होती हैं वो अधखुली आँखों की श्रेणी में आती हैं। तो आपके सामने जो है वो चित्र दे रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आँखों की बली होती है वो दिखाई गई है कि कैसी किसी की आकृति तिरछी होती है, किसी की बादाम जैसी होती है, किसी की अन्य प्रकार की होती है। चित्र के माध्यम से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद में जो अगला वर्गीकरण आधार है वो है कपालधारिता। कपालधारिता जो होती है उसको अगर हम नापने का प्रयास करते हैं तो ये केवल जो मृत व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति मर जाते हैं, उनकी खोपड़ी या उनके कपाल में जल या सरसों भर करके जो होता है उसका आकलन किया जाता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम प्रजातियों के वर्गीकरण में इसको शामिल करते हैं तो इस आधार पर वर्गीकरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें कि जो नाटे कद वाली प्रजाति होती हैं, जैसे कि नीग्रिटो है, नीग्रो है, ऑस्ट्रेलॉइड है, इनकी जो कपालधारिता होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 1300 घन सेंटीमीटर। इसके बाद में जो कॉकेशॉइड और नार्डिक लोग होते हैं उनकी जो कपालधारिता होती है वो लगभग 1450 से जो होती है वो अधिक होती है, यानी कि इनकी जो कपालधारिता है वो थोड़ी 1450 से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये होती है मुख्य रूप से कॉकेशॉइड और नार्डिक लोगों में। तो इस तरीके से जो कपालधारिता होती है वो भी वर्गीकरण के लिए प्रमुख आधार प्रदान करती है, लेकिन वर्गीकरण में जो इसका महत्व होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसके बाद में जो अंतिम वर्गीकरण का आधार है वो है होठ का आकार, यानी होठ की बनावट कैसी होती है। सबकी होठ की बनावट अलग अलग होती है। इसमें हम बात करें तो विभिन्न प्रजातियों में जो मानव का निचला होठ होता है उसकी जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि जो पश्चिमी अफ्रीका की प्रजातियां होती हैं उनके जो नीचे के होठ होते हैं वो मोटे और फूले हुए होते हैं तथा बाहर निकले हुए होते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनकी होठ की आकृति बिल्कुल कैसी होती है, पतली होती है और महीन होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में आधारभूत कारकों का सहारा लिया जाता है, जिसमें आंतरिक कारक और बाह्य कारक दोनों को ही हम सम्मिलित करते हैं। इन सभी कारकों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक हैं, यानी वर्गीकरण का आधार जिनके आधार पर सबसे ज़्यादा किया जाता है वो है हमारा सिर की बनावट, कपालधारिता, नासा सूचकांक और रक्त समूह। इसके अलावा कपालधारिता का मतलब जो कपाल सूचकांक है उसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जो हमने सेफालिक इंडेक्स पढ़ी थी उसको इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं वो ज़्यादातर जलवायु और सामाजिक परिवर्तनों से कम प्रभावित होते हैं, यानी ये अनुवांशिक होते हैं। जैसे कि हमारे सर होता है वो अनुवांशिक होता है, बालों की अगर हम बात करें तो अनुवांशिक होते हैं, नाक भी अनुवांशिक होती है और जो हमारा ब्लड होता है वो भी क्या होता है, अनुवांशिक होता है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये मुख्य रूप से प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार माने जाते हैं। इसके अलावा ऐसे फैक्टर्स जैसे कि हमारे त्वचा का रंग है जो कि जलवायु से इफेक्टिव हो जाता है, तो इसको जो है वो प्रजाति वर्गीकरण में कम जो है वो मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कई लोग गर्म स्थान पर रहते हैं तो रंग जो होता है वो काला होता है और जैसे ही ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं तो रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद। जैसे नॉर्मली भी हम बात करें कि खेत में किसान जो काम करता है उसका रंग धीरे धीरे काम करके काला हो जाता है। उसी किसान को अगर आप सिटी में ले जाएं और वो बंद मकान में रहने लगे तो धीरे धीरे उसका कलर कैसा होने लग जाता है, साफ होने लग जाता है। तो ये जो त्वचा का रंग होता है ये तो हमारे एटमॉस्फेयर से प्रभावित होता है। तो इस तरीके से जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण है, इस मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से आधार बनाए गए हैं आंतरिक और बाह्य।
और इन्हीं आधारों को आधार बना करके विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग आधार पर, किसी ने सर के आधार पर, किसी ने त्वचा के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है और अलग अलग प्रजातियां बताई हैं। तो अब हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां विद्वानों के द्वारा बताई गई हैं।